हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट में नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हमने लास्ट क्लास तक बात कर ली थी मोलर मास की, है ना। मोलर मास बोल दो, ग्राम मोलर मास बोल दो, और उससे भी पहले जो है वो हमने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास की बात कर ली थी, ठीक है। और मोल पढ़ने के लिए आपको पता है ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हो जाती है। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो भैया देखो, ये जो चैप्टर है नाम है इसका मोल कंसेप्ट। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम वास्तव में मोल स्टार्ट करेंगे। आज हम समझेंगे कि मोल होता क्या है, ठीक है ना। तो आप देखो कि मोल, ठीक, छोटा सा वर्ड है। होता क्या है मोल? तो आप इसको ये समझ सकते हो कि भैया जैसे आपने फिजिक्स में 7 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होगी, और 7 फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले आया अपने पास मास। तो मास के लिए जो वो हम यूनिट के लिए या मास के मेजरमेंट के लिए क्या यूनिट काम में लेते हैं? मास के मेजरमेंट के लिए हम केजी काम में लेते हैं, है ना। और फिर इसके बाद में लेंथ, तो लेंथ के लिए हम क्या काम में लेते हैं? मीटर काम में लेते हैं। टाइम के लिए क्या काम में लेते हैं? सेकंड काम में लेते हैं। टेम्परेचर के लिए केल्विन काम में लेते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो वो हम एम्पियर काम में लेते हैं। और सातवीं अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मेजरमेंट के लिए जो है वो एक यूनिट क्रिएट की गई है जिसको हम बोलते हैं मोल, है ना। कि आपने जो है वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है उनको ध्यान से देखो, उनमें से जो एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके लिए एक यूनिट है, वो क्या है? वो है मोल। कि यार सवाल ये आया कि यार जैसे हम लेंथ को जो है वो मीटर में मेजर कर लें, मास को जो है वो हम केजी में मेजर कर लें, टाइम को हम सेकंड में मेजर कर लें, तो यार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मेजर करें, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको हम कैसे मेजर करें? तो इसी को मेजर करने के लिए एक वर्ड क्रिएट किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो आज के बाद में कोई पूछे आपको कि मोल क्या है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, और वो ये है कि मोल इज ए यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की एक यूनिट है और ज्यादा कुछ नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये तो है मोल का मतलब, और बहुत ही सिंपल सा मतलब है। केवल मोल के मतलब में आपको इतना ध्यान में रखना है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके मेजरमेंट के लिए जो यूनिट हमने काम में ली है वही क्या है? मोल है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि भैया जी मोल is a unit for the measurement of amount of substance। ठीक है। तो आज के बाद में जब भी कभी भी मोल की बात आ जाए कि यार मोल को हम कैसे डिफाइन करें, तो आप यही एक चीज ध्यान में रखोगे, मोल खत्म है ना। कि यार मोल तो हो गया, मोल क्या है? बस मोल हो गया। अब इस चैप्टर में सबसे जरूरी चीज जो है ना वो है एक मोल, कि मीनिंग ऑफ 1 मोल। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि भैया देखो जरा कि मैंने चैप्टर के शुरू में आपको बता दिया कि इस चैप्टर में जो वो सबसे बड़ी समस्या है कि चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाते अपन कई बार, कि चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई है हम वो नहीं समझ पाते हैं, और वो आप इसी से समझ पाओगे, और वो है भैया मीनिंग ऑफ 1 मोल, है ना। तो नेक्स्ट जो अपना पास पॉइंट है ना, मीनिंग ऑफ 1 मोल। कि यार देखो एक मोल का क्या क्या मतलब हो सकता है, एक मोल के कितने मतलब हो सकते हैं, हमें तो यही चीज समझनी है। तो मीनिंग ऑफ 1 मोल में देखना कि यार जैसे आप ये समझो कि हमारे पास जो 1 केजी है ना। तो 1 केजी को आप चाहो तो ग्राम में बदल दो, 1000 ग्राम। आप चाहो तो इसको जो वो मिलीग्राम में बदल दो, है ना। आप चाहो तो इसको नैनोग्राम में बदल दो, माइक्रोग्राम में बदल दो। तो 1 केजी को आप अलग अलग तरीके से जो वो इसको अलग अलग प्रीफिक्स यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। टाइम है तो टाइम को आप मिनट में, सेकंड में लिख सकते हो, है ना। टेम्परेचर के लिए भी अलग अलग यूनिट्स है ना। तो वैसे ही जो है वो होता क्या है कि जो 1 मोल है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, और वही सारे मतलब जो है वो आज हमें पढ़ने हैं कि 1 मोल के क्या क्या मतलब होते हैं। और देखो 4 मतलब बतलाऊंगा मैं 1 मोल के, आपको 4 मीनिंग है जो हमें समझने हैं, जो हमारे काम के हैं। और ये चारों मतलब जो है वो आप जब तक आप ये मानो कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब तक जो है वो दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहला जो 1 मोल का मतलब है ना, सबसे पहले जो है वो हमें 1 मोल देखना है, 1 मोल, ठीक है।
तो 1 मोल जो है इसका सबसे पहला मतलब है, मैंने पिछली क्लास में आपको अवोगाद्रो नंबर के बारे में बताया था, है ना, कि जो अपने पास अवोगाद्रो नंबर होता है वो क्या होता है, Na के इक्वल होता है। तो जब भी 1 मोल की बात आए, जैसे 1 दर्जन हम सुनते हैं ना, 1 दर्जन सुनते हैं, दिमाग में कितनी चीजें क्लिक करती है, 12 चीजें क्लिक करती है। या अगर मैं बोलूं एक ग्रुप ऑफ 12 तो दिमाग में आता है 1 दर्जन, ठीक है। तो अब आज के बाद में जब भी कभी आप मोल पढ़ लो कि 1 मोल, तो दिमाग में आना चाहिए Na यानी अवोगाद्रो नंबर के इक्वल, है ना। तो सबसे पहला है 1 मोल का मतलब भैया जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो भैया ये है अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू Na, और Na का मतलब हो गया हमारे पास क्या, एवोगाद्रोस नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो भैया ये 1 मोल का सबसे पहला मतलब है कि जैसे 1 दर्जन बोलते हैं तो 12 चीजें क्लिक करती है, आज के बाद में 1 मोल अगर मैं बोलूं तो दिमाग में कितनी चीजें क्लिक करनी चाहिए, 6.02 इंटू 10⁻23 चीजें क्लिक करनी चाहिए, है ना। कि यार दर्जन बोलते हैं तो दर्जन हमें ज्यादा अजीब नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि दर्जन के साथ हम फेमिलियर हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं यार दर्जन को, तो जो इसलिए दर्जन हमें कुछ अजीब नहीं लगता है। लेकिन मोल बोलते हैं तो अजीब लगता है, क्यों, पहली बार पढ़ रहे हैं हो सकता है। तो आज के बाद में जब भी कहीं पर 1 मोल आ जाए ना, तो दिमाग में जो इसको फिट कर लो कि कितना 1 मोल सुनते ही सपने में भी आ जाए 1 मोल का मतलब क्या है, Na 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और सॉल्व करने के लिए हम कई बार 6 इंटू 10⁻23 भी ले लेते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया भैया जी पार्टिकल, तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि केमिस्ट्री में जो पार्टिकल वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो यहां पर आप समझो पार्टिकल का मतलब हो सकता है एटम हो सकता है, ठीक है, पार्टिकल का मतलब आयन हो सकता है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है ना, या इलेक्ट्रॉन हो सकता है भैया जी, प्रोटॉन हो सकता है, या न्यूट्रॉन हो सकता है। ये केमिस्ट्री के पार्टिकल है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज ऑल आर पार्टिकल्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने कहा कि 1 मोल एटम, 1 मोल एटम यानी कितना एटम, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। मैंने कहा कि 1 मोल मॉलिक्यूल यानी कितने मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। या मेरे पास अगर 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब मोल कितने हैं, मेरे पास 1 मोल है। क्लियर है बात। तो भैया 1 मोल का जो सबसे पहला, सबसे जो है वो बेसिक मतलब है ना, वो अपने पास यही है, क्या है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू Na। 1 मोल में हमेशा इतने पार्टिकल होंगे। क्लियर है। फिर देखो 1 मोल का जो दूसरा मतलब है वो अपने पास है, देखना जरा, कि भैया मास ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का मास इसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास में हमेशा 1 मोल होगा। कोई भी एलिमेंट है उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास में हमेशा मोल कितना होगा, 1 मोल होगा। कोई भी एलिमेंट कैसा भी आए, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास में हमेशा कितना मोल, 1 मोल, ठीक है। जैसे इसी को जो है वो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना, कि भैया इंपॉर्टेंट चीज है तो ध्यान से जो इसको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास ये है कि जैसे कि यार हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है। ग्राम एटॉमिक मास की बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। फिर जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम होता है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम होता है। जैसे सोडियम का कितना होता है, 23 ग्राम होता है। जैसे क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कुछ एक एटम्स है ना। अब भैया ये सारा इनका क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। तो कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास में हमेशा मोल कितना होगा, 1 मोल होगा। तो यहां पर जो है वो 1 मोल होगा ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास में। कहने का मतलब अगर मेरे पास हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, इफ आई हैव 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन आई हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 1 ग्राम में मोल कितना, 1। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में मोल कितना, 1। नाइट्रोजन के 14 ग्राम में मोल है 1। सोडियम के 23 ग्राम में मोल 1। क्लोरीन के 35.5 ग्राम में मोल कितना है, 1। कोई भी एलिमेंट आ जाए, कैसा भी एलिमेंट हो, अगर आपके पास उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास है तो इसका मतलब मोल कितना होगा, 1। जैसे कैल्शियम का 40 होता है तो कैल्शियम के 40 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। जैसे आयरन का 56 ग्राम है तो उसके 56 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा,
1 मोल हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखना जरा कि ये जो चीज है ना, कि ये जो चीज है ये भी 1 मोल के इक्वल है ना। ये जो है ये भी 1 मोल है और ये भी क्या है 1 मोल। ये दोनों चीजें क्या है 1 मोल 1 मोल है, ठीक है। तो भैया देखो कि ये दोनों चीजें आपस में भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कैसे कि मैं ये कह सकता हूं कि जैसे 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं Na, है ना। और जैसे ऑक्सीजन के 16 ग्राम का मतलब कितना 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने Na, यानी ऑक्सीजन के 16 ग्राम में कितने एटम हो गए Na एटम हो गए 6.02 इंटू 10⁻23 एटम हो गए, है ना। या उल्टा भी कि जैसे मेरे पास जो है वो सोडियम का 6 इंटू 10⁻23 एटम्स है, सोडियम के 6 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो मोल कितने हुए 1, और 1 मोल का मास कितना है 23, यानी कि सोडियम के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना है 23 ग्राम है ना। तो ये जो है यही होती है इंटरकनेक्टिविटी कि यार इसका मतलब 1 मोल है, इसका मतलब भी 1 मोल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, 1 मोल होगा। कहने का मतलब मैं बोल सकता हूं क्लोरीन के 35.5 ग्राम में जो कितने मोल होते हैं, कितने एटम्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। जैसे सोडियम के 23 ग्राम में कितने हो गए Na के इक्वल एटम्स हो गए। अपने पास नाइट्रोजन के 14 ग्राम में कितने एटम्स हो गए 6 इंटू 10⁻23 हो गए। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने हो गए Na एटम्स हो गए। क्लियर है, ये 1 मोल का हो गया दूसरा मतलब, ठीक। फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आप देखो 1 मोल का तीसरा जो मतलब है वो हम समझते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे भैया जी मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ये चीज जो है ना सेम ही है, दोनों जो है वो एक ही चीजें हैं, ये और ये दोनों एक ही है, बस ये तो एक इंडिविजुअल एटम के लिए है, या आप यूं बोल सकते हो कि ये तो एक एलिमेंट है, या फिर जो अपने एलिमेंट और मॉलिक्यूल पढ़े थे ना अलग अलग, तो ये जो है वो एलिमेंट के लिए, इंडिविजुअल एटम के लिए। और ये चीज जो है ना ये आ गई हमारे पास किसके लिए भैया जी, ये चीज आ गई मॉलिक्यूल के लिए, कि कोई भी मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल के लिए हम एटॉमिक मास थोड़ी ना बोलते हैं, उसके लिए हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल मास में जो है वो हमेशा कितना मोल होगा 1 होगा। कोई भी मॉलिक्यूल, कैसा भी मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल मास है तो कितना मोल होगा 1 मोल होगा। जैसे एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे आप ये देखना कि यार एग्जांपल के लिए हमारे पास H2O है, तो H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। जैसे हमारे पास CO2 है, तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 ग्राम होता है। जैसे हमारे पास जो है वो NH3 है, तो NH3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17 ग्राम होता है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसका कितना होता है ग्राम मोलर मास 180 ग्राम होता है। जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मान लो C2H6 है, तो C2H6 का कितना हो गया 30 ग्राम हो गया, है ना। ये सारे के सारे क्या है मॉलिक्यूल्स है। इवन जैसे O2 है, तो O2 का कितना हो गया 32 ग्राम हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास भैया जी कि अगर मेरे पास H2O का 18 ग्राम है, वाटर का 18 ग्राम, पानी का 18 ग्राम है, तो मेरे पास मोल कितना होगा 1 मोल होगा। पानी का 18 ग्राम, मोल कितना 1। अगर मेरे पास जो है वो CO2 में या फिर CO2 का 44 ग्राम है, 44 ग्राम है, तो मोल कितना होगा 1। अगर मेरे पास NH3 का 17 ग्राम है तो मोल कितना होगा 1। अगर मेरे पास ग्लूकोज का 180 ग्राम है तो मोल कितना होगा 1। अगर मेरे पास जो C2H6 का 30 ग्राम है तो मोल कितना होगा 1। अगर मेरे पास O2 का 32 ग्राम है तो मोल कितना होगा 1 मोल होगा। क्लियर है बात। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कोई भी कंपाउंड हो, कैसा भी कंपाउंड हो, किसी भी कंपाउंड के अगर मेरे पास ग्राम मोलर मास के इक्वल मास है तो उसका कितना मोल होगा 1 मोल होगा। कोई भी कंपाउंड है ग्राम मोलर मास के इक्वल मास में 1 मोल। क्लियर है बात। तो ये हुआ अपने पास तीसरा मतलब। जो चौथा मतलब है ना अपने पास 1 मोल का, चौथा मतलब फोर्थ मीनिंग है ना, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल और केवल जो है वो किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है, केवल और केवल आइडियल गैस के लिए। तो फोर्थ मीनिंग जो है ना ये है दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। पहली बात तो ये कि हम जब भी किसी भी गैस की स्टडी करते हैं ना हमेशा उसको आइडियल मान के ही करते हैं, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और अभी तो अपने सिलेबस में, नीट या जेई के सिलेबस में कहीं पर रियल गैस है ही नहीं, है ना। जेई मेंस की बात कर रहा हूं, एडवांस में अभी भी जो है तो कहीं पर भी रियल गैस है ही नहीं। पहले रियल गैस था, गैसियस स्टेट नाम का एक चैप्टर था आपके, तो अब वो हटा दिया है
है ना। लेकिन आइडियल गैस तो अभी भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल गैस जो वो थर्मो का भी क्या होता है, पार्ट होता है, और हर जगह जो वो आपको आइडियल गैस के लिए इक्वेशंस काम में लेनी होती है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, हम तो जब भी किसी भी गैस की स्टडी करेंगे ना, तो वहां पर जो है वो हम बोलेंगे कि केवल उसको क्या मानना, आपको आइडियल मानना है। रियल गैस जेई वाले बच्चे जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गैसियस स्टेट के लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, है ना। वहां पर मैंने रियल गैस भी बहुत अच्छे से जो है डिस्क्राइब करके पढ़ाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। और भाई बाकी देखो जरा कि केवल आइडियल मानना है गैस को, और यह देखा जाता है कि आइडियल गैस का 1 मोल एसटीपी पर हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो मैं ये बोलूंगा 1 मोल, है ना, 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर या 22,400 ml वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, तो कोई भी हो अपने पास गैस, कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, वो ऑक्सीजन हो सकती है ना, वो अमोनिया हो सकती है, C2H6 CH4, कोई भी गैस हो सकती है। बस ये ध्यान में रखना कि अगर मेरे पास उसका 1 मोल है, तो 1 मोल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसका 1 मोल जो है वो हमेशा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। अब यहां पर जो है वो, अच्छा कोई भी गैस हो, है ना, उल्टा भी बोल सकते हो आप कि यार 22.4 लीटर है किसी गैस का एसटीपी पर, तो मेरे पास जो मोल कितना 1, और 1 मोल में जो वो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे Na। तो किसी भी गैस के एसटीपी पर 22.4 लीटर में मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इंटरकनेक्टिविटी आ गई। अब यहां पर एक वर्ड है अपने पास, वो है एसटीपी। एसटीपी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो देखना जरा, एसटीपी इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और फिर देखो जरा कि यहां पर जो टेम्परेचर होगा ये होता है कितना, 273.15 केल्विन, है ना। तो 0.15 केल्विन के आसपास है, तो इसको जो वो हम कितना ले लेते हैं, इसको आप 273 केल्विन भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और यहां पर प्रेशर जो होता है वो होता है भैया 1 बार। ये ध्यान में रखना कि एसटीपी पर जो है वो प्रेशर कितना होता है 1 बार, और टेम्परेचर कितना 273.15 केल्विन। फिर एनटीपी एक होता है, एनटीपी ये होता है भैया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहां पर जो टेम्परेचर अपने पास होता है सेम 273.15 केल्विन, और प्रेशर यहां पर होता है 1 atm। ये ध्यान में रखना, है ना, प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273.15 केल्विन। क्लियर है बात। अब एक चीज समझना, ध्यान रखना कि हम अक्सर सोचते हैं यार नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब तो 25 डिग्री होगा, 27 डिग्री होगा। नहीं होता है। यहां पर एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर, दोनों में एनटीपी एसटीपी दोनों में टेम्परेचर क्या रहता है, सेम ही रहता है। इन दोनों में टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम 273.15, और यहां पर जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस आता है। यहां पर 1 बार होता है, यहां पर 1 atm होता है। 1 atm ये भी ध्यान में रख लो कि एक atm जो होता है ना, ये 1.01325 बार के इक्वल होता है। आप ध्यान से देखना, एक atm ऑलमोस्ट 1 बार के इक्वल है, नियरली 1 बार के इक्वल है, कोई ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए जो वो एनटीपी और एसटीपी पर वॉल्यूम में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इवन कोई डिफरेंस नहीं आता है। यहां एनटीपी हो चाहे एसटीपी हो, आपको तो हमेशा कैलकुलेशन 22.4 से ही करनी है। कई जगह जो कई लोग ये बोलते हैं कि यार एसटीपी पर होता है 22.4, एनटीपी पर होता है 22.7, लेकिन भैया ऐसा नहीं होता है। मैं बता देता हूं, दोनों पर 22.4 ही होता है, 22.7 नहीं होता है। वो आर की यूनिट जब चेंज करते हैं तो वो 22.4 ही आता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि दोनों जगह जो 22.4 ही आएगा, और ये 1 atm इक्वल टू 1.01325 बार, ये ध्यान में रखना, चाहे एनटीपी आए चाहे एसटीपी आए। अगर मान लो आप 22.7 भी कर दोगे ना, तो भी कैलकुलेशन में आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 22.7 और 22.4 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्लियर है। तो ये 1 मोल के 4 मतलब है, बहुत ही चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और उम्मीद करते हैं ये चारों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भैया देखो 4 मतलब हमने 1 मोल के पढ़े, तो भाई कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना मोल की जब कैलकुलेशन करेंगे, तो इन्हीं चारों मतलब से हमें क्या करना है, मोल की कैलकुलेशन करनी है। मोल के, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि मोल कंसेप्ट में कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, कुछ भी क्वेश्चन में दिया है, कोई भी डेटा दिया है, चाहे कोई भी डेटा उसने पूछा है, हम तो कैलकुलेशन हमेशा किसकी करेंगे, मोल की ही करेंगे। नंबर ऑफ मोल से ही कैलकुलेशन करनी है, सारी की सारी कैलकुलेशन नंबर ऑफ मोल से करनी है आपको, है ना। अब आप देखो जरा,
कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल के लिए जो हो आपको कौन कौन सी कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है। सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें, ठीक है, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, ठीक है, कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और मोल बताना है तो हम मोल कैसे बताएं। तो आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो मोल कितने होंगे, एक। कि यार मेरे पास अगर n पार्टिकल है, अभी कहा ना एक मोल का मतलब कितने पार्टिकल, n। तो इफ आई हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक पार्टिकल है तो मोल कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। एक पार्टिकल में इतने मोल हो जाएंगे। और अगर मेरे पास x नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो मोल हो गए कितने, x/n। ये लो जी। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल बताने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सा काम है, आपको जो क्या करना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय n। तो यहां मोल निकालने का तरीका यहां हमारे पास ही हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, डिवाइड बाय क्या कर दूं, n। इसी को जो है वो आपको n से डिवाइड करना है। ये मोल निकालने का पहला तरीका। मोल आ गए, बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है। ठीक, फिर देखो जरा कि थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, है ना, तो दूसरा जो मोल निकालने का तरीका होगा अपने पास कि भाई इफ मास ऑफ एनी एटम, है ना, या एलिमेंट भी बोल सकते हो, या मॉलिक्यूल इज गिवन। ठीक है, कि अगर आपको मान लो मास गिवन हो और आपको मोल पूछे, है ना, तो आप क्या करोगे। जैसे मान लो ऑक्सीजन है ना, O2 है, तो O2 का जो वो कितना बताया था, मोलर मास कितना, 32 ग्राम बताया था। और 32 ग्राम किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के ग्राम मोलर मास के इक्वल मास अगर आपके पास है तो उसका मोल कितना होगा, 1 मोल होगा। तो अगर O2 का 32 ग्राम मेरे पास है तो 32 ग्राम में मोल कितना होगा, 1 होगा। O2 के 32 ग्राम में मोल कितना, 1। तो मुझे बता दो O2 के 1 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 1/32 मोल हो जाएंगे। O2 के 1 ग्राम में इतने मोल हो जाएंगे। तो भैया x ग्राम ऑफ O2 अगर गिवन है तो इसमें मोल कितने हो जाएंगे, x/32। कहने का मतलब अगर मास गिवन है आपको और आपको मोल निकालना है तो आप क्या करोगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, बस इतना सा काम करोगे। क्या, वापस से बोल देता हूं, अगर मास गिवन है और मोल निकालना है तो गिवन मास अपॉन ग्राम मोलर मास कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मोल निकालने का दूसरा तरीका क्या, ऊपर तो आ जाएगा गिवन मास, जो भी मास गिवन है, गिवन मास, है ना, बट दिस शुड बी इन ग्राम्स। ये भैया जी ये ग्राम में होना चाहिए। डिवाइड बाय, नीचे जो है वो हमारे पास क्या आएगा, नीचे आएगा ग्राम एटॉमिक मास या फिर आप बोल दो ग्राम मोलर मास, है ना, वो डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल है तो मोलर मास कर देना, एटम है तो एटॉमिक मास कर देना। ये हमारे पास जो मोल की दूसरी कैलकुलेशन। फिर मोल की तीसरी कैलकुलेशन, है ना, मतलब इसमें दोनों कैलकुलेशन आ गई, दोनों एक साथ ही देख लियो। लास्ट कैलकुलेशन कि अगर मान लो कोई गैस है, इफ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज गिवन। ठीक है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है ना, वो अगर आपको गिवन हो, किसी गैस का वॉल्यूम दिया गया हो, ठीक है, और ये वॉल्यूम जो है वो एट एसटीपी, ठीक है, ये होना चाहिए, एसटीपी पर होना चाहिए। देख ध्यान से देखना जरा, एसटीपी या एनटीपी के अलावा अगर कोई कंडीशन दे रखी है आपको, टेम्परेचर कुछ और दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, प्रेशर कुछ और क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में भैया जी एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसी से कैलकुलेशन करनी है। अदरवाइज जो है वो इस मेथड से जो है मोल नहीं आएंगे, ये मैं साफ बोल देता हूं आपको, ठीक है ना। तो भैया देखो जरा कि मेरे पास किसी भी गैस का अगर 22.4 लीटर है तो इसका मतलब मोल कितना होगा, 1 मोल होगा। कोई भी गैस, कैसी भी गैस, अगर मेरे पास 22.4 लीटर है तो मोल कितना, 1।
ठीक। अगर मेरे पास जो 1 लीटर है गैस का तो मोल कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 22.4। 1 लीटर होगा तो इतने मोल होंगे। अगर मेरे पास मान लो V लीटर है तो V लीटर है तो मोल कितने हो जाएंगे V डिवाइड बाई कितना 22.4। यानी कि जो भी वॉल्यूम गिवन है ना उस वॉल्यूम में 22.4 को क्या कर दो डिवाइड कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो मोल निकालने का दूसरा तरीका हमारे पास ऊपर तो क्या आ जाएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, और ये आ जाएगा एट STP, है ना, और इन लीटर, ये भी ध्यान में रखना, डिवाइड कर दो 22.4 से। अगर ऊपर लीटर है तो 22.4, नीचे मान लो ऊपर अगर ml है तो नीचे क्या आ जाएगा 22,400 ml। ये भैया हमारे पास मोल कैलकुलेट करने के जो 2-3 मेथड है और इन्हीं सारे मेथड से हम क्या करेंगे हमेशा मोल की कैलकुलेशन जो है वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये हुई एक बात। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि चलो भाई मोल तो देख लिया, फॉर्मूले देख लिए कि भाई किस तरीके से जो फॉर्मूले वगैरह बनते हैं। अब हम इस पर आते हैं क्वेश्चंस पर, है ना, और प्रैक्टिस ही जो है वो है और कुछ नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने एक मोल का मतलब समझा ना, इन पर प्रैक्टिस ही जो है वो कर दी आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखो ज़रा कि सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट, बहुत ही आसान सा काम है भैया, कैलकुलेट the number of moles in the following, ठीक है। आपको जो है वो कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उनमें आपको नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, दूसरा है 1.5 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तीसरा आपको दे दिया 1.12 लीटर ऑफ NH3 गैस एट STP, चौथा आपको दे दिया भैया जी 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फिर एक आपको दे दिया जैसे 1.7 ग्राम ऑफ NH3 एट STP, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चंस हैं और हमें क्या बताने हैं भैया, मोल बताने हैं। और मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इसी के साइड में जो है मैं यहाँ पर मोल कैलकुलेट कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा काम है भैया। तो सबसे पहला आप देखो, है ना, कि आपको क्या दे रखा है 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 5.4 ग्राम दे रखा है, किसका, एल्यूमिनियम का दे रखा है। तो मोल निकालने का तरीका, अगर मास गिवन है तो कर दो उसको एटॉमिक मास या मोलर मास से डिवाइड कर दो। एल्यूमिनियम का जो है 5.4 डिवाइड बाय एल्यूमिनियम के लिए जो इसका ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो 27 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मोल आ जाएंगे, है ना। तो 5.4 ग्राम जो एल्यूमिनियम है इसमें मोल कितने 0.2 मोल है, ठीक है। दूसरा वाला देखो जरा, आपको क्या दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। आपको कभी भी पार्टिकल्स गिवन है, मैं एक बार और बता देता हूं, केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का मतलब अपने एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे केमिस्ट्री के पार्टिकल्स है। तो अगर आपको जो कोई भी पार्टिकल गिवन है तो मोल निकालने का तरीका हमारे पास रहेगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 1.5 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाई Na, 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये बहुत ही आसान सा काम है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा अपने पास नीचे 100 बच जाएगा, है ना, और जो है वो ये कितनी बार जाएगा इससे, ये 4 बार जाएगा, तो मोल आ जाएंगे 1 बाई कितना 400। ये हमारे पास मोल रहेंगे, ठीक। फिर तीसरा देखो जरा, तीसरा अपने पास है 1.12 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP। तो मोल निकालने का तरीका, इस बार आपको गैस दे रखी है और STP पर उसका वॉल्यूम दे रखा है ना। तो गिवन वॉल्यूम 1.12 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 22.4, तो मोल आ जाएंगे कितने 1/20। अच्छा एक चीज़ और कि अगर मोल आ गए ना तो अब हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। मोल आ गए तो हम मास बता सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं, हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो इसके आगे का स्टेप है। पहले आप मोल को समझ लो कि मोल कैसे कैलकुलेट करना, कि क्या गिवन है क्वेश्चन में,
और आपको क्या कैसे मोल निकालना है कि उस क्वेश्चन में जो भी गिवन है ना, मास गिवन है तो मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करोगे, वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 करोगे, है ना। तो मोल निकालना है मास से या फिर कैसे मोल कैलकुलेट करना है ये समझना है। चौथा जो पॉइंट है अपने पास ये है भैया 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो मोल निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/4। ओके, नेक्स्ट जो है वो अपने पास भैया जी 1.7 ग्राम ऑफ NH3 एट STP। तो 1.7 ग्राम दे रखा है। अब यार देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था STP पर दे रखी है तो आपको 22.4 से डिवाइड करना है। मेरे भाई अगर वॉल्यूम गिवन हो ना, वॉल्यूम, अब ये STP लिख रखा है तो STP पर तो मास की कंडीशन भी दे सकता है, कोई भी कंडीशन मतलब मास दे सकता है, STP पर मॉलिक्यूल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वो वॉल्यूम गिवन है तो ही आपको 22.4 से क्या करना है, डिवाइड करके मोल बताने हैं। अब यहां पर मास गिवन है ना, तो गिवन मास अपॉन क्या लगाऊंगा, मोलर मास। तो मोल कितने आए, 1/10 मोल आए। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही सिंपल सा काम है मोल निकालने का, आप जो बहुत ही आसानी से जो हो इसको समझ लोगे। समझ गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा कि भाई एक छोटा सा पॉइंट है ना, जो कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इसको जो है वो मैं नोट के फॉर्म में लिख देता हूं। मैंने क्या कहा आपको कि यार आपको तो क्या करना है, कुछ भी पूछा है या कुछ भी अगर मान लो आपको दिया है, कैलकुलेशन हम हमेशा किसकी करेंगे, मोल की ही कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो आप ये समझो कि अगर आपको कभी भी, है ना, मास कैलकुलेट करना है, कभी भी मास कैलकुलेट करना है कि आपको दे दिया कि जैसे मान लो STP पर 2.24 लीटर गैस का मास कैलकुलेट करो, मास कितना होगा। तो मैंने क्या कहा, जो भी गिवन उसको मोल में बदलो। एक मोल का मतलब होता है भैया हमेशा ग्राम मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास। एक मोल का मतलब कितना, ग्राम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास। ठीक है, तो भैया n मोल आ गए मान लो, तो n मोल का मतलब कितना, n इंटू मोलर मास करना पड़ेगा। तो जब भी आपको मास कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ मोल इंटू क्या कर दो, मोलर मास कर दो। ठीक है, या यहां पर जो है वो मोलर मास की जगह आप ग्राम मोलर मास ले सकते हो या ग्राम एटॉमिक मास भी ले सकते हो। तो इसको जो है मैं यूं लिख देता हूं, n इंटू n क्या है, नंबर ऑफ मोल, है ना। पूरा ही जो है मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मास इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, जो भी मोल्स आए हैं, अगर आपको कभी मास कैलकुलेट करना हो, इंटू यहां आ जाएगा ग्राम मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ये मास कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक, फिर आपको कभी भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, तो भैया जी एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। तो जितने भी मोल आते हैं उसको 22.4 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पर जो है मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू कितना कर दिया, 22.4, और ये वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, लीटर में। ठीक है, ये दूसरी कैलकुलेशन। फिर आपको कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना हो चेक, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो आप क्या करोगे भैया, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na, तो जितने भी मोल आते हैं उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या कर दिया, Na कर दिया। समझ गए बात को, सिंपल सा काम है। फिर आप देखो जरा कि अगर मान लो कभी भी नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको ये कैलकुलेट करना हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं कि यार टोटल एटम्स कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, सीधा सा काम है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करो Na से, तो ये तो आ गए मॉलिक्यूल। कई बार यही काम हो जाएगा, यही एटम होंगे। और फिर जो वो अगर मान लो टोटल एटम्स कैलकुलेट करने तो इसको एटोमिसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये चार तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। अभी इन चारों को जो है वो हम काम में लेंगे, अप्लाई करना इनको सीखेंगे, क्योंकि मोल में चीजों को रिलेट करना और चीजों को अप्लाई करना, यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी, है ना। अब एटोमिसिटी क्या है, तो शायद मैंने पहले आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। एटोमिसिटी होती है भैया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ
एटम्स इन वन मॉलिक्यूल कि एक मॉलिक्यूल में जो है ना वो कितने एटम्स है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इज एटोमिसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ तो है मॉलिक्यूल और यहाँ है उसकी एटोमिसिटी, ठीक है। जैसे CO2 हो गया तो टोटल मॉलिक्यूल, टोटल कितने हो गए इसमें, 3 एटम हो गए ना, है ना। और जैसे जो है वो हमारे पास NH3 है तो NH3 के लिए कितनी हो गई, 4 हो गई। जैसे CO है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो है वो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 2, है ना, एक में 2 है। जैसे H2 है, H2 के लिए कितनी होगी, 3। जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6 तो इसके लिए एटोमिसिटी कितनी आएगी, 24 आएगी, है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स है, ठीक है। अब जैसे अच्छा ऐसा भी ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पर कार्बन की एटोमिसिटी कितनी है, ग्लूकोज में कार्बन की एटोमिसिटी है 6, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है, 6 है। यहां पर हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है, यहां पर है 12, एक मॉलिक्यूल में 12 एटम्स जो है वो किसके, हाइड्रोजन के, है ना। जैसे यहां पर हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी हो गई, NH3 में 3 हो गई, है ना। तो ये भी जो है वो ध्यान में रखना। अब इसी पर जो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सिंपल सा काम है, देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है। आपको जो कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। दूसरा आपको दे दिया टोटल मास ऑफ 5.6 लीटर CO2 एट STP, ठीक है। अब देखो आपको मोल के अलावा कुछ चीजें पूछी है, तो मैंने क्या कहा, उसने कुछ भी पूछा है, चाहे उसने क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, हमारी शुरुआत तो कहां से होगी, मोल कैलकुलेट करने से ही होगी, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले जो भी दे रखा है इसको मोल में कन्वर्ट करो तब तक, है ना। फिर जो है वो आपको ये पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन, जैसे 8 ग्राम ऑफ हीलियम, है ना। फिर एक आपको मैंने ये दे दिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। और एक जो है वो मैंने आपको ये दे दिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.24 लीटर C2H6 एट STP, है ना। भैया ये हमारे पास जो वो 4-5 क्वेश्चंस है और इनको जो है वो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देखो इसी को साइड में जो है मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। मैंने कहा आप सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लो, जो भी चीज़ गिवन है उसको मोल में देख लो। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, देखो जरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम H2O, 1.8 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल होंगे। मैंने कहा जो भी चीज़ दे रखा है उसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल निकालने का तरीका 1.8 डिवाइड बाय कितना, मोलर मास कितना आ जाएगा, 0.1, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल आ गया। फिर जो है वो हम क्या, हमें क्या पूछा, मॉलिक्यूल। तो मैंने क्या पूछा, मैंने क्या बताया अभी आपको, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये निकालने का तरीका क्या था, ये निकालने का तरीका था 0.1, है ना, जो भी मोल है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से, 0.1 Na, ये लो, है ना। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, है ना। और चाहो तो Na की वैल्यू रख दो 6 × 10⁻23 वैल्यू रख दोगे तो आंसर भी आ जाएगा एग्जैक्टली। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपल सा काम है। फिर जो है वो दूसरा कि भाई टोटल मास ऑफ 5.6 लीटर CO2 एट STP, मास पूछा है ना, तो मास निकालने का तरीका मोल इनटू मोलर मास। तो पहले तो मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालने का तरीका गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4, मोल कितना आया, 1/4, मोल आ गया। अब आपको क्या बताना, मास बताना। तो मास निकालने का तरीका क्या रहेगा, मोल इनटू मोलर मास कितना है, 44, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 11 ग्राम, ठीक है। तो दूसरे में आंसर आएगा 11 ग्राम। तीसरा देखो,
कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम हीलियम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने का तरीका गिवन मास अपॉन इसका, हीलियम का कितना होता है एटॉमिक मास, 4 होता है, तो मोल आ गए 2। अब आपको एटम्स बताने हैं, तो एटम्स निकालने का तरीका क्या, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। हीलियम के लिए एटोमिसिटी कितनी होती है, एक ही होती है, कि भाई इसका जो एक एटम है वो एक एटम ही रहेगा हमेशा, मॉलिक्यूल तो ये बनाता नहीं है ना। तो यहां पर जो है वो आंसर विल बी 2Na। ठीक है, फिर चौथा देखो, ये आपको क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ग्लूकोज। अब ये देखना कि सबसे पहले तो 9 ग्राम दे रखा है, तो मोल निकाल लेते हैं। मोल के बिना बात ही नहीं करेंगे हम तो, है ना। 9 डिवाइड बाय कितना, 180, तो मोल आ गए कितने, 120। अब आपको क्या पूछा है, टोटल एटम्स पूछे हैं। तो टोटल एटम्स निकालने का तरीका जो हो क्या रहेगा, मोल इंटू Na इंटू क्या आ गया, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी तो ग्लूकोज की एटोमिसिटी कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना आंसर, 1.2 Na। ये आंसर रहेगा भैया जी। आई होप मेरी बात ये समझ में आ गई हो। फिर देखो अगला जो है ना अपने पास पांचवा, ये है भैया जी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.24 लीटर ऑफ C2H6। मॉलिक्यूल पूछे, वही सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो इस बार वॉल्यूम गिवन है 2.24 डिवाइड बाय 22.4, कितना है, 1/10। ठीक, तो मॉलिक्यूल कैसे बताएं, तो मॉलिक्यूल बताने का तरीका हमारे पास हो गया मोल इंटू Na। तो भैया जी ये आंसर रहेगा कितना, Na/10। आप Na की वैल्यू रख दो तो आपको जो है पता भी चल जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। तो ये थी भैया आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना, और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों के साथ जो इस साल नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।